नमस्कार। आज आपको जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा भारतीय क्षेत्र का राष्ट्रीय एकीकरण किस तरह से हुआ। इससे पहले जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ वो पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। आज जो बताने वाला हूँ वो है भारतीय क्षेत्र का राष्ट्रीय एकीकरण कैसे हुआ, है ना। तो भारतीय क्षेत्र का राष्ट्रीय एकीकरण ठीक है, धीरे धीरे सभी बताऊंगा, है ना। अभी जो बताने वाला हूँ मैं रियासतों के बारे में बताने वाला हूँ। रियासतों का एकीकरण किस तरीके से हुआ। तो ये था कि जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लागू किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को लागू किया। तो इससे पहले है ना, भारत में दो तरह के जो शासन हुआ करते थे, जिसमें एक था ब्रिटिश फ्रेंच और पुर्तगाली शासन और दूसरा हुआ करता था देसी रियासतें या रजवाड़े। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ तो उससे पहले दो तरीके के शासन भारत में हुआ करते थे, जिसमें जैसे ही अधिनियम लागू हुआ तो ब्रिटिश जितने भी राज्य थे, है ना, ब्रिटिश संसद ने किया था, तो ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, फ्रेंच और पुर्तगाली भी शासन रहेंगे। तो ब्रिटिश संसद ने जो ब्रिटिश अधीन राज्य थे वो भारत में विलय हो गए, वो भारत का हिस्सा हो गए, है ना, और कुछ जो है पाकिस्तान का हिस्सा हो गए। तो बंटवारा हुआ तो दो राज्य या दो कंट्री बनी, जिसमें भारत और पाकिस्तान रहा, है ना। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेज़ों ने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की नीति बनाई, एक लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की, जिसमें कहा गया रियासतों के लिए स्वतंत्र हुआ तो रियासतें और रजवाड़ों के लिए उन्होंने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की नीति बनाई। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की नीति बनाई, जिसके तहत रियासतें या रजवाड़े जो है या तो भारत के साथ जा सकती हैं, भारत के साथ मिल सकती हैं, या पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं, ठीक है, या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, स्वतंत्र घोषित करना था लैप्स ऑफ पैरामाउंसी। ये था रियासतें और रजवाड़ों के लिए। जब भारत जब आज़ाद हुआ उस टाइम जो रियासतें थीं, रियासतों की संख्या 565 थी, 565 हुआ करती थी, जिसमें कि 46 पूरे भारत का 46% भूमि थी, ठीक है, और लगभग अप्रोक्सीमेटली 28% जनसंख्या क्या हुआ करती थी उस टाइम, है ना। 565 रियासतों में से तो 565 में से जो रियासत थी, है ना,
उसमें 552 कह सकते हैं आप 13 रियासतें पाकिस्तानी क्षेत्र में थी, जो पाकिस्तान में मिल गई, पाकिस्तानी क्षेत्र में थी, और बची 552 रियासतें 552 रियासतें भारतीय क्षेत्र में थी। ठीक, इन 552 रियासतों को मिलाने का काम 3 लोगों को सौंपा गया, जिसमें 3 लोग थे। नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरे वीपी मेनन। और तीसरे थे माउंटबेटन। ये 3 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई इन 552 रियासतों को भारत में मिलाने की। ठीक है, तो 552 में से जो 549 रियासतें वो आसानी से मिल गई। रियासतें ना करते भी भारत में मिल गई, भारत में विलय हो गई, भारत में विलय हुई। जबकि 3 रियासतें जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, भारत में आसानी से मिलना नहीं चाहती थी, वो थी, भारत में मिलना नहीं चाहती थी, वो थी नंबर 1 जम्मू कश्मीर JNK, नंबर 2 जूनागढ़, और नंबर 3 हैदराबाद। 3 रियासतें थीं जो आसानी से भारत में मिलना नहीं चाहती थी। ठीक है, अब इन रियासतों को मिलाने का काम इन तीनों को सौंपा गया, और उन्हीं रियासतों को किस तरह से मिलाया गया वो मैं आपको डिटेल में बताऊं। तो नंबर 1 बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। परिस्थितियाँ इसकी अनुकूल नहीं थी, है ना। देखो हुआ क्या कि ये 3 जो रियासतें थीं, मैं नक्शा बना दे रहा हूँ भारत का। तीन रियासतों में पहला था जम्मू कश्मीर, ये ऊपर था JNK रियासत, और दूसरी थी यहाँ पर जूनागढ़, ये पाकिस्तान का था, ये थी जूनागढ़, और तीसरी थी हैदराबाद। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 3 रियासतें बड़ी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और यहाँ एक मैसूर हुआ करती थी। ठीक है, मैसूर आसानी से मिल गई, पर ये 3 रियासतें थीं जो अपनी टर्म ऑफ कंडीशन के कारण ये इंडिया में मिलना नहीं चाहती थी। पहला है जम्मू कश्मीर का विलय किस तरीके से भारत में हुआ, है ना। नंबर 1 JNK का विलय किस तरीके से हुआ। एक्चुअल था क्या, यहाँ डोगरा वंश चलता था, जिसके महाराजा जो थे वो हरी सिंह थे, है ना। और यहाँ देखा जाए तो मुस्लिम बाहुल्य
आबादी जो थी यहाँ मुस्लिमों की बहुल्यता थी, है ना। तो इसी को देखते हुए जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के जिन्ना की नाक का, जम्मू कश्मीर के विलय का पाकिस्तान को विलय करना चाहता था जिन्ना, और ये उसकी नाक का सवाल बन गया, है ना। तो जिन्ना ने क्या किया कि कबायली के रूप में अपनी पाकिस्तानी फ़ौज को जम्मू कश्मीर में घुसा दिया, और पाकिस्तानी फ़ौज जम्मू कश्मीर के उत्तर से इन पर अटैक करती है। ऐसा नहीं है कि महाराजा हरी सिंह ने जो पाकिस्तानी फ़ौज थी जो कबायलियों लोगों के रूप में घुसी थी, उससे लड़े ना हों, बट उन्हें एक बार में समझ में आ गया कि अब स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं और उनकी जो सीमित सेना थी वो पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ने में असमर्थ हैं। तो उनके पास, राजा हरी सिंह के पास, जो यहाँ के महाराजा थे हरी सिंह के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो भारत में मिलें या फिर वो पाकिस्तान में मिलें, या तो वो पाकिस्तान में मिलें या फिर वो भारत में मिलें, जम्मू कश्मीर का विलय कर दें। चूँकि वो हिंदू राजा थे और उनकी नाक का सवाल ये था कि अगर वो पाकिस्तान में इसको मिला देते हैं तो फिर वो जो उनका डोगरिस्तान का जो सपना था वो धरा का धरा रह जाएगा। उन्होंने इस वजह से हिंदुस्तान से मदद मांगी। हिंदुस्तान जो नेहरू ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर बीपी मेनन साहब और माउंटबेटन को भेजा। बीपी मेनन और माउंटबेटन ने 24 अक्टूबर 1947 को हरी सिंह को जम्मू, जो कश्मीर में थे, उनको जम्मू के लिए भेज दिया। और नेहरू तो फ़ौज भेजने के लिए तैयार थे, क्योंकि ये जो लोग थे कबायली, वो बारामूला में इन्होंने बहुत नरसंहार किया, है ना। तो इसलिए ये चाहते थे नेहरू के अब हमारी भारतीय सेना इनसे मुकाबला करे पाकिस्तानी सेना से। बट माउंटबेटन ने नेहरू को रोका और कहा कि हमारी जो अंग्रेज़ अफसर हैं वो भारतीय सेना के साथ तभी जा सकते हैं जब हरी सिंह अपने विलय पत्र पर, भारत में जो विलय हो जाए उनका विलय पत्र पर साइन करें। तो हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को 2 पेज का विलय पत्र बनाया। 2 पेज का विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत को विदेश, रक्षा व संचार मामले दिए गए। और इस तरह 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया। पाकिस्तानी कबायली जब तक वो बारामूला से श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लेते, पर उन्होंने जो टाइम लगा दिया वो बारामूला में लगा दिया था, है ना। अगर वो किसी भी तरीके से कश्मीर एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेते तो कश्मीरी सेना को वहाँ, इंडियन सेना को, भारतीय सेना को वहाँ उतरने में परेशानी होती और फिर जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता। पर हुआ ये कि भारतीय सेना आसानी से कश्मीर एयरपोर्ट पर उतरी और वहाँ से फिर उन्होंने जंग को स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलते धकेलते उरी सेक्टर तक ले गए। इसके बाद जो लियाकत अली खान थे, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, वो दिल्ली आए हुए थे। उन्होंने नेहरू से कहा कि शांति समझौते पे हस्ताक्षर करते हैं और इस मैटर को जनमत संग्रह के द्वारा जो है सॉल्व करना चाहिए। इस बात को से नेहरू जी सहमत नहीं थे और उन्होंने जो जम्मू कश्मीर, माउंटबेटन के कहने पर जम्मू कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए।
है ना। ये जवाहरलाल नेहरू की उस टाइम की सबसे बड़ी गलती थी। और हुआ यही कि जो और विपक्षी पार्टियां थीं वो यही कहती थी कि अमेरिका और ब्रिटेन वो कभी भी भारत का साथ नहीं देंगे। हुआ भी यही। संयुक्त राष्ट्र सभा में जब मतदान हुआ तो ब्रिटेन और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया तथा उन्होंने कहा कि जो अब्दुल्ला है, शेख अब्दुल्ला है ना, अब्दुल्ला को उतार कर, मुख्यमंत्री बने हुए थे वहाँ पर, अब्दुल्ला को उतार कर वहाँ जनमत संग्रह कराया जाए, तब तक संयुक्त राष्ट्र जो जम्मू कश्मीर है उसे संयुक्त राष्ट्र के अधीन ही रखा जाए, ये था। और 26 कुल मिलाकर ये था कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया। ठीक है। अब आता है जूनागढ़। जूनागढ़ का विलय किस तरीके से होता है? जूनागढ़, अब उसके बाद ये और था कि 20 जून 1949 को, है ना, औपचारिक रूप से आज़ादी की औपचारिक रूप से हरी सिंह को जम्मू कश्मीर की सत्ता से बेदखल कर दिया गया और उनका डोगरिस्तान का सपना धरा का धरा रह गया। इस तरह से 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। अब आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ की टर्म एंड कंडीशंस बिल्कुल जम्मू कश्मीर से अलग थी। यहाँ पर जो नवाब था ना, नवाब का मतलब राजा, नवाब था वो महाबत खान था और इसका दीवान या कह सकते हैं प्रधानमंत्री ना, उस टाइम का प्रधानमंत्री ही बोलते हैं इसे, मंत्रिपरिषद में था, ये था शाह नवाज भुट्टो। शाह नवाज भुट्टो के जो लड़का था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जुल्फ़े अली कार भुट्टो था, जिसे प्राइम मिनिस्टर रहते ही जिन फांसी दे दी गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो 4 संतानों में जो सबसे छोटी संतान थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी, बेनज़ीर भुट्टो, जिसे आतंकवादियों ने बम हमले में उड़ा दिया था। इसका लड़का बिलावल भुट्टो है, अभी पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री रहा है ना, अभी भी सरकार में शामिल है। तो था क्या, जब जूनागढ़ अंग्रेज़ों ने लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की नीति को अपनाया था और कहा था कि कोई भी रियासत अपनी मर्ज़ी से किसी के भी साथ जा सकती है, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकती है, चाहे तो वो हिंदुस्तान के साथ जा सकती है। यहाँ पर था क्या, 15 अगस्त को जैसे ही आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 को ये जो शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, उसको एक पत्र भेजा और पत्र में लिखा कि क्या आप जूनागढ़ के विलय को स्वीकार करेंगे। 15 अगस्त को पत्र भेजा गया, तार भेजा गया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, और इस तार का जवाब 8 सितंबर लगभग 1 महीने बाद इसका जवाब आया। 8 सितंबर 1947 को पाकिस्तान से जवाब आया कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को स्वीकार कर लिया है ना। 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान और जूनागढ़ समझौता हुआ, जिसमें औपचारिक रूप से जूनागढ़ को पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। इस बात को लेकर जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि यहाँ की जो जनता थी वो 90% हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, है ना, और जिसका नवाब जो था वो मुस्लिम था, है ना। तो
नेहरू और महात्मा नेहरू नाराज़ हुए इस बात को लेकर कि इन्होंने जनता की राय को नहीं जाना है। इस बात से लेकर पटेल भी बहुत नाराज़ थे। पटेल तो ये कहते थे कि जूनागढ़, देखिए जूनागढ़ यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ जूनागढ़ है ना, तो जूनागढ़ को ये कहते थे कि जूनागढ़ अगर पाकिस्तान में मिल गया तो ये एक भारत के पेट में कैंसर के समान है। इस तरह से पटेल ने भारत के पेट में कैंसर के समान है, किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था। पटेल साहब चाहते थे कि भाई किसी भी तरह से जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय न होने दिया जाए, चूँकि भाई लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की कंडीशन थी, अंग्रेज़ों ने कर रखी थी कि आप किसी भी रियासत में मिल सकते हैं। इस वजह से कोई भी अगर सैनिक हस्तक्षेप पटेल करते यहाँ जूनागढ़ में तो ये कानूनी रूप से गलत होता है ना। इसलिए पटेल ने क्या किया, वहाँ के लोगों को तैयार किया और जो रितु भाई अडानी और ये थे, इनका नाम क्या था, रितु भाई अडानी और ढेबर भाई ने आरजी हुकूमत, यहाँ आरजी हुकूमत क्या बनाई इन्होंने? आरजी हुकूमत नवाब के समानांतर इन्होंने आरजी हुकूमत की एक सरकार बनाई, ठीक है, जिसका प्रधान बनाया गया श्यामलाल गांधी को। सामलदास गांधी बने। और आरजी हुकूमत ने एक घोषणा पत्र बनाया जिसको हेडिंग दिया गया जूनागढ़ की प्रजा की आज़ादी का घोषणा पत्र। क्या हेडिंग दिया गया? जूनागढ़ की आज़ादी का प्रजा का घोषणा पत्र, जिसमें कहा गया था कि घोषणा पत्र में कहा गया था कि जो नवाब है उसने हिंदू बहुमत वाली प्रजा की भारत से जुड़ने की इच्छा को नज़रअंदाज करते हुए जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना नवाब की भूल है। नवाब ने ऐसा करके प्रजा की वफादारी को खो दिया है तथा घोषणा पत्र में भारत में विलय की भी बात लिखी गई थी, है ना। और घोषणा पत्र में लिखा गया था कि चूँकि नवाब ने प्रजा की बात को नज़रअंदाज किया है, इस वजह से नवाब के पास जो सत्ता और अधिकार हैं वो उसने खो दिए हैं, है ना। जूनागढ़ के लोगों ने जब ये घोषणा पत्र जारी किया तो पटेल ने कहा पाकिस्तान से एक बार इस घोषणा पत्र को पालन करने की अपील की, ठीक है। फिर आरजी सरकार जब ये नहीं माने पाकिस्तान वाले तो आरजी सरकार ने, जो आरजी हुकूमत की सरकार थी, उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया। विद्रोह जब चालू किया तो जो जूनागढ़ में विद्रोह चालू किया सरकार के ख़िलाफ़, है ना, नवाब महाबत के ख़िलाफ़, तो जो शाहनवाज भुट्टो था और महाबत खान था वो दोनों कराची भाग गए। दोनों कहाँ भाग गए? कराची चले गए। कराची चले गए। और दोनों जब कराची चले गए तो पूरी तरह से 2 नवंबर 1947 को 2 नवंबर 1947 को आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ पर अधिकार कर लिया। 8 नवंबर को भुट्टो ने, जब इसके कौन थे प्रधान? शामलदास गांधी थे। तो 8 नवंबर को भुट्टो ने, जो शाहनवाज भुट्टो था, उसने दरख्वास्त की कि ये आरजी हुकूमत, जूनागढ़ को आरजी हुकूमत वाले न लेकर भारतीय संघ में मिला लिया जाए।
तो 9 नवंबर 1947 को 9 नवंबर 1947 को पटेल साहब ने जूनागढ़ को भारत में पूरी तरह मिला लिया, औपचारिक रूप से वो पूरी तरह मिला लिया और है ना अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसीलिए जूनागढ़ की जो आज़ाद स्वतंत्रता दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। अब हुआ क्या, माउंटबेटन और नेहरू, माउंटबेटन के कहने पर मेनन और नेहरू ने पाक के जो शाहनवाज भुट्टो था उसको एक तार लिखा जिसमें कहा गया था कि हमने आपके आग्रह को स्वीकार कर लिया है ना, लेकिन कानूनी तौर पर जूनागढ़ से जुड़ने के लिए हम जनमत संग्रह या लोगों का लोकमत या जनमत संग्रह जरूर कराएंगे, जरूर जानेंगे। इस पर सरदार पटेल जी ने नाराज़गी जताई और इस लोकमत को कोई ज़रूरी नहीं है और जूनागढ़ के लोगों की ऐसी कोई मांग नहीं है। 20 फरवरी 1948 को लोकमत कराया गया। 20 फरवरी 1948 को लोकमत कराया गया जिसमें 2,01,457 रजिस्टर्ड मत आते थे, जिसमें से 1,90,870 रजिस्टर्ड मतदाता जिसमें से 1,90,870 वोट पड़े, जिसमें से सिर्फ 91 पाकिस्तान को पड़े, है ना, 91 वोट पाकिस्तान को पड़े, बाकी सभी हिंदुस्तान को पड़े, है ना। और इस तरह से 20 फरवरी 1948 को औपचारिक रूप से जूनागढ़ का विलय भारतीय क्षेत्र में कर लिया गया और जूनागढ़ भारत में मिल गया। अब बात चलती है हैदराबाद की। हैदराबाद जब 15 अगस्त 1947 को लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की जो नीति है वो अंग्रेज़ों ने दे रखी थी, तो हैदराबाद में था क्या, हैदराबाद की जो जनता थी, प्रजा थी, वहाँ 84% हिंदू थे। यहाँ मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना। देखो हैदराबाद में क्या था कंडीशन, टर्म ऑफ कंडीशन हैदराबाद में भी इसी तरीके से थी जैसे जूनागढ़ में थी। हैदराबाद में ये था कि भाई ये जो था वो 15 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, नहीं 8 डिस्ट्रिक्ट थी, 8 ज़िले तेलुगु भाषी थे। इसमें तेलुगु भाषी 8 ज़िले थे, 5 ज़िले मराठी भाषी थे और 3 ज़िले कन्नड़ भाषी थे। इन 8 और 5 13 3 16 ज़िलों से मिलकर हैदराबाद बना हुआ था। अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो इस टाइम जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है उससे भी बड़ा क्षेत्र हुआ करता था हैदराबाद। यहाँ 84% हिंदू थे, है ना, और 11% मुस्लिम थे। बाकी जो बचे वो ईसाई और बौद्ध, बाकी जो बचे उसमें जैन ज़्यादा थे, ठीक है। अब हुआ क्या है, यहाँ पर यहाँ का जो निज़ाम था, यहाँ निज़ाम राजा को बोलते थे, निज़ाम क्या बोलते थे, निज़ाम। इसी को हटा दे रहा हूँ। यहाँ निज़ाम जो था
निज़ाम था वो था उस्मान अली खान, उस्मान अली खान मुस्लिम था, है ना। और ये इसने अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित नहीं किया और इसका झुकाव जो था वो पाकिस्तान की तरफ था। इस बात को भारतीय राजनेता बखूबी जानते थे कि हैदराबाद भारतीय क्षेत्र में मिलना नहीं चाहता, है ना। और इसने अपने आप को स्टैंड स्टिल यानी जैसा है वैसे ही के वैसा रहना इसने स्वीकार किया, है ना। और इसने एक बार पूछा भी था उस्मान अली खान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि अगर हम पाकिस्तान में अपने आप को विलय कर दें तो क्या आप भारतीय सेना से हमारे लिए लड़ेंगे। तो ये कुल मिला के पाकिस्तान की तरफ जो इसका झुकाव ज़्यादा था, है ना। पर यहाँ हिंदू जनता ज़्यादा थी। हिंदू जनता ज़्यादा होने पर भी इसने जो राष्ट्रीय भाषा इसने जो अपने उसकी भाषा बना रखी थी, राज की भाषा जो बना रखी थी, राज की भाषा उर्दू बना रखी थी ना, राज की भाषा उर्दू बना रखी थी। और यहाँ इस्लामिक कानून चलते थे, इसकी पुलिस थी, इसने ट्रेनें चला रखी थी, तार सर्विस भी इसने, जो डाक जो थी इसकी सर्विस, तार सर्विस भी बना रखी थी इसने, ठीक है। पुलिस जो थी इसकी, इसमें ज़्यादातर रजाकार थी। इसकी पुलिस को बोलते थे रजाकार में जो थे वो ज़्यादातर मुस्लिम थे। यहाँ से होकर भारतीय ट्रेनें भी गुजरती थी, है ना, इस क्षेत्र से होकर। तो ये था कि ये जो था इसका मतलब ब्रिटेन में रहते हुए भी इसने अपना सब कुछ बना रखा था। अब ये जो नवाब था, जो निज़ाम था उस्मान अली खान, निज़ाम चाहता था कि किसी भी तरीके से हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। और इसे ये भी पता था कि भारत इस तरह से कभी नहीं चाहेगा कि हैदराबाद पाकिस्तान में मिले, इसलिए इसने अपने आप को स्टैंड स्टिल पॉलिसी पर लागू रखा, है ना। स्टैंड स्टिल पॉलिसी पर ही रहने दिया। हैदराबाद को माउंटबेटन ने सलाह भी दी थी कि आप अपने जो सदस्यों को संविधान सभा में भेजिए। तो निज़ाम ने माउंटबेटन से कहा था कि अगर आप ज़्यादा हम पर प्रेशर डालेंगे तो हम पाकिस्तान में मिलने के बारे में भी सोच सकते हैं, है ना। इसने कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं भेजा था। और एक बार तो इसने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने आप को शामिल करने के लिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे एटली से गुजारिश की। एटली ने, क्योंकि ये स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, इसलिए इसकी निज़ाम की गुजारिश को खारिज कर दिया था। ये अपने आप को एक बार पाकिस्तान ने इस जो है हैदराबाद का, जो पुर्तगाल में गोवा का शासन था, से समझौता कराना चाहा। पाकिस्तान ने कहा कि जो गोवा है उसमें एक बंदरगाह बनाएगा हैदराबाद, जिसका यूज हैदराबाद भी कर सकता है ना। और इसने जो है अपनी सेना के लिए बाहर से हथियार मंगाना चाहा, जिसमें जो कॉटन था सिडनी कॉटन जो ऑस्ट्रेलियाई जो हथियार तस्कर था, उससे इसकी मुलाकात हुई और किसी भी तरह से इसने इसको जो है मना लिया सिडनी कॉटन को।
ब्रिटेन में इसके जो जनरल था इसने भेजा था रजाकार, उससे मुलाकात हुई और इसको सिडनी कॉटन को हथियार के लिए मना लिया था। भारत को जैसे ही पता चला कि सिडनी कॉटन के हवाई जो जहाज़ हैं वो हैदराबाद के लिए हथियार लाने वाले हैं, तो उन्होंने भारत ने अपने क्षेत्र में सिडनी कॉटन को एयर जो प्लेन थे उनको उतरने नहीं दिया, है ना। इसी तरह से भाई हुआ क्या, एक दिन जो गंगा नगर एक ट्रेन था, है ना, गंगापुर एक स्टेशन था, इसमें 22 मई 1948 को 22 मई 1948 को उसमें ज़्यादातर जो भारतीय ट्रेन जो उस ट्रेन में थे ज़्यादातर वो हिंदू थे और उस गंगापुर स्टेशन पर हमला बोला, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने मार दिया इसके रजाकारों ने। तो इससे भारतीय क्षेत्र में भारतीय जो राजनेता थे उनकी बहुत ही आलोचना होने लगी। उनसे जो भारतीय जनता थी, भारतीय प्रजा थी, वो कहती थी कि आप हैदराबाद के प्रति नरम रुख अपनाए हुए हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पटेल ने जनरल से सीधा सवाल पूछा। इसके बाद पटेल ने जनरल करियप्पा को दिल्ली में बुलाया और करियप्पा से पूछा पटेल साहब ने कि ये बताइए, अगर मैं हैदराबाद पर आक्रमण कर दूं, अगर मैं हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई करता हूं, तो क्या आप अतिरिक्त मदद के बिना पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर सकेंगे? तो जनरल करियप्पा ने एक शब्द में कहा कि हाँ। इसके बाद बैठक ख़त्म हो गई। सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैनिक कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया था बैठक में ही, है ना। 2 बार हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की तारीख तय की गई पर वो हटा दी गई। कुछ राजनीतिक रीजनों के दबाव के चलते उसे हटा दिया गया। इस बात को जब नवाब निज़ाम को उस्मान अली खान को पता चला, तो उसने जो भारतीय गवर्नर थे राजगोपालाचारी, उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की कि पटेल साहब ऐसा न करें। तो राजगोपालाचारी जो राजा थे और नेहरू को ये बात पता चली, तो नेहरू ने भी मना किया कि पटेल जी आप इस तरह से उन पर जो है सैनिक कार्रवाई मत कीजिए, है ना। तो जो निज़ाम उस्मान अली ने जब तार लिखा था, उसके जवाब देने के लिए मेनन और राजाजी जो राजगोपालाचारी थे और नेहरू ने उसका जवाब का पत्र लिखा, है ना। फैसला लिया कि निज़ाम को पत्र देने का लिए रक्षा सचिव HM पटेल और BP मेनन की बैठक बुलाई गई। जब पत्र का उत्तर का मसौदा तैयार हुआ, तो पटेल ने घोषणा की कि अब भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है, इसे रोकने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता। नेहरू और राजाजी चिंतित थे कहीं पाकिस्तानी फौज उधर से आक्रमण ना कर दें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद नेहरू और जो उनकी चिंता थी वो मुस्कान में बदल गई। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन कैटरपिलर ये घुसे थे। ये 13 सितंबर 1948 को इन्होंने लड़ाई चालू की थी और 5 दिन की लड़ाई के बाद यानी 17 सितंबर 1948 को निज़ाम को झुका दिया और प्रत्यर्पण पर निज़ाम ने साइन कर दिए। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया 5 दिन के संघर्ष के बाद।
जब 13 सितंबर 1900 और है ना, इसको बोला गया ऑपरेशन कैटरपिलर। ऑपरेशन कैटरपिलर या इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो इसलिए था क्योंकि उस टाइम एशिया में सबसे ज़्यादा जो पोलो के ग्राउंड थे वो हैदराबाद में हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम जो है ऑपरेशन पोलो रखा गया। 13 सितंबर की कार्रवाई 17 सितंबर 1948 को जब समाप्त हुई तो हैदराबाद का भारत में विलय हो चुका था। इस तरह से ये तीनों रियासतें जो भारत में मिलना नहीं चाहती थी, फिर भी इन तीनों रियासतों का भारत में विलय हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा इसमें डिस्टर्बेंस रहा है ना, कुछ चीज़ें हो सकता है मिस हुई हों, है ना, पर आपको सुनिए आप इसे, है ना, अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। इसके बाद जो है अभी, है ना, किस तरह से स्टेट बने, भाषाई राज्य कैसे बने, कौन से आयोग बनाए गए, वो सभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, है ना। अभी जो चल रहा है वो टॉपिक भारत का राष्ट्रीय एकीकरण चल रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।